नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैराथन कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप दिन पर दिन हमारी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हमको चाहिए कि आप हमारी संख्या को दिन पर दिन बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते जाएं, जिससे कि हम लोग एक अच्छी संख्या बन सकें, एक अच्छा परिवार बन सकें। मैराथन कंपटीशन क्लासेस एक मैराथन परिवार है। तो दोस्तों, मैराथन परिवार को बनाने में आपका सहयोग चाहिए और आप अच्छे से अच्छे कर रहे हैं। और 800 का आंकड़ा हमने कल पार कर लिया है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी हम 1000 का भी आंकड़ा पार करें। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी आरो यारो से संबंधित हिंदी की, जिसमें हमने क्या बोलते हैं, आपको विलोम शब्द है, विलोम शब्द करवाए थे। ठीक है, सॉरी, विलोम आज करवाएंगे। मैंने आपको क्या करवाया, विशेषण करवाया था। ठीक, देखिए, जो पढ़ाना है वही पहले निकल आया है ना। जो चीज होती है दिमाग में वो अपने आप क्लिक करती है। चलिए, खैर, विशेषण पढ़ाया था आपको। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, विलोम शब्द। ठीक है, देखिए, आरओ में बहुत क्वेश्चंस इससे संबंधित आते हैं। और भी जो एग्जाम है उसमें भी खूब पूछता है। क्योंकि देखिए, जो विलोम शब्द है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हाँ, इसका ये बताइए, इसका ये बताइए, क्या होता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, शब्द शब्दों पे होता है, शब्द पे आधारित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी भी होते हैं और बहुत टिपिकल भी होते हैं। क्योंकि टिपिकल इसलिए हो जाते हैं कि हमने पढ़ा नहीं होता है, इजी इसलिए हो जाते हैं कि हमने उसकी पुनरावृत्ति कर रही रखी होती है, हमने उसको कई बार पढ़ रखा होता है। तो इजी इसलिए हो जाते हैं। तो उसी को कुछ हम आपके सामने करीब 400 क्वेश्चंस के आसपास हैं, जिसमें हम आज आपको 50 क्वेश्चन करीब करवाएंगे। और जो जो हमारी जो श्रृंखला चलेगी वो करीब 400 समथिंग क्वेश्चंस हैं। उसको हम आपको पूरा करवा करके दिखाएंगे और उसमें से शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बाहर से आ जाए। 400 क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता कि कहीं से बाहर आने वाला है। तो इसलिए आज जो है विलोम शब्द पे हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन 50 है, तो उसके साथ जो उसके ऑप्शन है, उसके ऑप्शन में भी जो होंगे उसके भी विलोम हम देखते हुए चलेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन है, उसका एक आंसर होगा, लेकिन उसके साथ 3 जो और ऑप्शंस ऐड होंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे, उसका क्या विलोम होता है एक्चुअल में। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आपने विशेषण की क्लास कर रखी होगी। अगर आपने नहीं करी है तो जाके करिएगा विशेषण की क्लास। ठीक है, कहाँ चले गए यार, इधर ही रहिए, है ना। वो पीछे टच हो गया तो वो 10 पे ही सीधे भाग गया, कह रहा 10वां कराओ। ऐसा नहीं, पहले हम स्टार्ट से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम विलोम आपके करवाएंगे और आपको बहुत अच्छे से इस पे कंसंट्रेशन करना है। छोटा सा होता है, आप समझ गए तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। बस आपको पता है इसका ये होता है तो इसका ये होगा। शब्द जैसे शब्द का अर्थ ये पता है तो बस वही होता है। ठीक, अच्छा, अब आपके सामने हम कुछ चीजें यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन है। ठीक, अभी क्वेश्चन पे ना जा करके हम कुछ बातों को यहाँ पे जान लेते हैं कि विलोम होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, जो शब्द होते हैं, जो हम शब्द बनाते हैं, शब्द निर्माण करते हैं, आपको पता होगा कि शब्द निर्माण की कुल कितनी विधाएं हैं। 5 विधाएं हैं। 5 विधाएं, विधाएं का मतलब होता है उसको बनाने का प्रक्रम, उसको बनाने का तरीका। जो शब्द बनते हैं वो 5 तरीके से बनते हैं। अब वो 5 तरीके क्या है, संधि, यदि हम संधि करते हैं शब्दों की तो संधि से बनते हैं शब्द। और उनका शुद्ध क्या बोलते हैं, उनका अर्थ होता है। देखिए, शब्द हम किसी भी तरीके से बना देंगे, हमने वर्ण पर रखे हैं, वर्ण को हम जोड़ जाड़ देंगे शब्द बना, लेकिन उसका उचित अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका उचित अर्थ नहीं निकल रहा तो शब्द व्यर्थ है, शब्द नहीं है वो। ठीक, शब्द का मतलब ये हुआ कि वो किसी संज्ञा को आबद्ध कर ले, किसी चीज को प्रदर्शित करे कि हाँ ये शब्द है, इसका माने ये होता है, वो शब्द एक्चुअल शब्द कहलाता है। ठीक है, तो शब्द बनाने की कुल 5 विधाएं होती है, जिसमें संधि होती है, समास होता है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है और अव्यय होता है। ठीक, ये 5 कुल विधाएं होती हैं जिससे हमारे शब्द बनते हैं। और इन्हीं शब्दों से हमको कुछ शब्द और मिलते हैं, जिनको हम समानार्थी कहते हैं, विपरार्थी कहते हैं, है ना, विलोमार्थी कहते हैं और विपरीतार्थक कहते हैं, जैसे आप उसको बोल पाए। ठीक, तो ये जो है कई तरीके से शब्द बन जाते हैं, फिर इनका जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके हम इनका प्रयोग में लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम विलोमार्थी या विलोम, शॉर्ट फॉर्म में विलोम या विलोमार्थी, है ना, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको अलग अलग दिख जाएगा कि उसको क्या बोल रहा है। विलोम का अर्थ होता है कि जो आपकी संज्ञा है, जो संज्ञा है, जो जो शब्द है,
उससे बिल्कुल भिन्न, उससे बिल्कुल अलग, या उसका अपोजिट, या उसका दूसरा भाग, या उसका दूसरा पक्ष, ये क्या कहलाता है? विलोम कहलाएगा। जैसे हमने कहा सुख, सुख क्या है? एक संज्ञा है ना, एक भाव है। और दुख उसका उल्टा अपोजिट, अगर किसी को सुख मिल रहा है तो उसको दुख, किसी को दुख मिल रहा है, दोनों भाव अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। तो ये क्या है? ये विलोम है। किसी शब्द का उसका विलोम, उसका अर्थ दूसरे संदर्भ में विलोम, उल्टा अर्थ, वो बन जाता है विलोम। देखिए विलोम बनाने के कुछ तरीके होते हैं बच्चों। विलोम बनाने के तरीके देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है लिंग के आधार पर। ठीक, सपोज करते हैं जैसे लिंग क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में, संस्कृत में 5 प्रकार के लिंग होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, इसमें इससे ही हम प्रदर्शित करते हैं कि विलोम में कैसे इसका इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे हमने कहा तोता, तोता क्या है? पुल्लिंग है, और हमने कह दिया मैना, तो वो स्त्रीलिंग हो गई, है ना। तो ऐसे करके हम विलोम उसके लिंग के आधार पर हम बताते हैं। ठीक, बात समझ में आई। दूसरी बात, दूसरी चीज ये है उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग लगा करके। जैसे हमने कहा चल, चल मतलब चलना, अचल ना चलना, है ना। आ लगा देते हैं, या फिर उपसर्ग कुछ ऐसा, हमने कहा आचार, दुराचार, दू लगा करके आचार बना दिया, तो ये उपसर्ग लगा करके, है ना। उसके बाद उपसर्ग, जैसे आप समझ लीजिए तीसरा जो होता है उपसर्ग के साथ उपसर्ग लगा करके। मान लीजिए कोई शब्द ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है उपयोग, तो हमने लगा दिया अनुपयोग, तो उप प्रयोग में उपयोग लिखा हुआ है ना, तो उ लगा हुआ है पहले से उपसर्ग, और उसके बाद हमने अनुपयोग, अनु लगा दिया, तो वो हो गया अनुप्रयोग, है ना। तो ये क्या हो गया? ये उपसर्ग के साथ उपसर्ग लगा करके, है ना। और चौथा क्या होता है? जो क्या बोलते हैं आपका लिंग हो गया, और किसी किसी के आगे ना लगा करके, ना लगाते हैं। जैसे कोई भी ऐसा है, ना का जो वास्तविक अर्थ होता है वो आ होता है। ठीक, जैसे हिंदी में आ से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, आ लगा देते हैं, जिसके आगे के साथ सफल असफल, है ना, तो आ लगा दिया तो ये ना को प्रदर्शित करता है, यानी ये होगा ये नहीं होगा। तो ऐसे करके हम कुछ विलोम को इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, विलोम का जो 2 प्रकार होते हैं बच्चों, 2 प्रकार क्या होते हैं? एक होता है मौलिक और एक होता है प्रायोजित। विलोम जो मौलिक होता है, मौलिक क्या होता है? मूल रूप से जो है, जो मूल रूप से शब्द हैं वो मौलिक होते हैं, और प्रायोजित वे होते हैं जिनको हमने बनाया है अपनी विधि से, वो प्रायोजित होते हैं, प्रयोग करके कैसे करके उनका हमने अर्थ निकाला है, वो प्रायोजित। और मौलिक जो मूल रूप से मूल अवस्थाओं में है वो मौलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के होते हैं, जिसमें बनाने की विधि हमने आपको बता दी और ये बता दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए अगर हम जैसे आपको पढ़ाते हैं शब्द, जब आपकी क्लास लेते हैं ऑफलाइन या अन्य क्लासेस जो लेते हैं, उसमें हम पूरी तरीके से आपको शब्द रचना बताते हैं, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना, ये सारी चीजें बताते हैं। उसमें उसमें हम ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। समानार्थी क्या होता है, बहुअर्थी क्या होता है, विपरीत अर्थी क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल में आज के लिए इतना ही समझते हैं कि विलोम में ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट होता है, इस आधार पर हिंदी में विलोम चलता है। बहुत छोटा छोटा सा है, लेकिन इसमें जो शब्द होते हैं, इनके शब्द का जो जो आपने देखा होगा पूरा भंडार है, शब्दों का भंडार है, उसका विपरीत अर्थ है, वो हम आज इसमें करेंगे। वही छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सभी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर हिंदी नहीं आती तो ये नहीं आता होगा, ये बिल्कुल आता है। विलोम और पर्यायवाची, समानार्थी, ये खूब पूछे जाते हैं, धड़ल्ले से खूब पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी श्रृंखला आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से, आप बहुत आनंद से पढ़ रहे हैं, बहुत भी इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ना है आपको, और हिंदी को समझ लेना है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा तो हमारी मैया ने दी है भाषा, ये माता जी ने हमको प्रोवाइड कराई है, तो हमको इसको और अच्छे से पढ़ लेना, सीख लेना है। इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना है, समझना है सब कुछ, लेकिन अपनी मातृभाषा अगर नहीं आपको आ रही है तो आप जीना बेकार है यार। हिंदी है, हम वतन है, ये पूरी कही गई है। हिंदी का मतलब हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदी मतलब हिंदी हमारी भाषा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोसता हमारा, है ना। तो हिंदी बन के रहना है और हिंदी को बहुत अच्छे से सीखना है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? चलिए इसको हम लेते हैं, पेन को निकाल, आजा, आ गया। चलिए देखिए,
आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम होता है। एक मिनट, इसका मैं कलर कर लेता हूं जो मुझे पसंद है, रेड। रेड दिखेगा आपको, ये ब्लैक कर लेते हैं, चलो ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक, आभ्यंतर का विलोम होता है। देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठानी है। हमने आपको पहले भी क्लासेस में बताया और अब फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको क्या करना है, प्रेम, उसके साथ प्रेम दिखाना है, तभी तो वो अपने आप में टूटेगा। कहते नहीं, किसी के साथ जब प्रेम दिखाओगे तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो बस उसको वही तोड़ना है। कह रहा है अभ्यंतर का विलोम होता है। देखिए आभ्यंतर क्या होता है, आभ्यंतर मतलब होता है आंतरिक। आभ्यंतर मतलब क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक या अंदर का, है ना, आंतरिक या अंदर का, इसका ये अर्थ होता है। ठीक, अब अंदर का यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यही इसका विलोम होगा। विलोम इसका क्या होगा, अगर ये इसका अर्थ हो गया, अभ्यंतर का अर्थ हो गया अंदर का, लेकिन हमको इसका विलोम बताना है। विलोम मतलब उसका अपोजिट, यानी उसका उल्टा। अगर हेड है तो उसका टेल होगा, ये टेल है तो उसका हेड होगा, है ना। तो ये यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, बाह्य। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक, और बाह्य का मतलब क्या होगा, बाहरी। समझ में आई बात। अभी अभी तो कोई अर्थ होगा नहीं, मध्य निकलेगा नहीं, मध्य बीच की बात कर रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आभ्यंतर का जो विलोम होगा वो क्या होगा, बाह्य होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आई। बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी, और आभ्यंतर मतलब आंतरिक। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक, हमने कहा था विपरीतार्थक। अब देखिए विलोमार्थक, विपरीतार्थक, है ना, तमाम तरीके के नाम है, जैसे आपको सुटेबल लगे, जो आप अच्छा उच्चारण कर ले जाए वो बोलिए। हमने कहा प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम, प्रथम मतलब क्या होता है, पहला। जैसे मान लीजिए कतार में आप लगे हो, ठीक, आप पहली कतार, एक कतार लगी जिसमें पहला नंबर आपका है और आखिरी नंबर आपके मित्र का है। 3 इडियट मूवी देखी आपने, 3 इडियट देखा है ना, जब उसके फोटो खिंचाते हैं, आमिर खान पहले बैठता है जब उसके वायरस के बगल में, और उसके जो दोनों दोस्त होते हैं वो एकदम आखिरी में, है ना। तो पहला और अंतिम, तो ये अंतिम की बात कर रहा है। प्रथम का विपरीतार्थक क्या होगा, आखिरी या अंतिम, क्या होगा, अंतिम। अच्छा, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रधान, प्रधान का विपरीत होता है गौड़, ठीक। और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष, और प्रधान का यही होता है गौड़। समझ में आ गई बात। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, तो इसको भी समझते हुए चलेंगे। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रधान का गौड़, याद रखिएगा। ये भी चीजें हैं। अभी मान लीजिए ये 2 क्वेश्चन हुए, लेकिन 3 हो गए आपके, 4 हो गए, पीछे वाले भी और 2 क्वेश्चन इसमें भी बन गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भले ही 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके कम से कम 60-70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, श्री गणेश, क्या बात है, श्री गणेश, इसका तो ये तो पहले नंबर होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा नंबर भी सही है। श्री गणेश का शब्द का विलोम बताना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार ये आया हुआ है, और आरओ में भी 3-4 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। श्री गणेश का क्या होता है, श्री गणेश का होता है इतिश्री। क्या होता है, श्री गणेश का इतिश्री, शब्द का विलोम क्या होगा, इतिश्री। और अथ, याद रखिएगा, अथ का होता है इति, और देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, अथ का होता है इति, और इत्यालम कोई शब्द नहीं है। ये हो गया अथ का इति, इतिश्री होगा श्री गणेश का। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है उद्घाटन का विलोम होगा। अब उद्घाटन, जैसे मान लीजिए, देखिए हर चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, समझना है। तुरंत अपने दिमाग में एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करिए ताकि उस शब्द से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाए आपको, क्योंकि जीवन इतना बड़ा आपने जी लिया है, कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। तो हम कह रहे हैं उद्घाटन किसी की चीज का होता है, उद्घाटन मतलब शुरुआत किसी चीज की होती है, तो उसका समापन भी होता होगा, है ना। तो समापन कहीं पे लिखा हुआ, तो उद्घाटन, उद्घाटन का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, उद्घाटन का समापन।
प्रसारण होगा नहीं, गुप्त होगा नहीं, समर्पित होगा नहीं। तो क्या होगा, अगर किसी चीज का आपने उद्घाटन किया है तो उसके बाद क्या करा होगा, उसका समापन किया होगा। समझ में आ गई बात। चौथा नंबर, आए पांचवे पे पढ़ते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है आधुनिक का विलोम है। आधुनिक बहुत पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि क्वेश्चन भर भर के आया है, हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा, समीचीन नहीं होगा। अर्वाचीन, अरे ये तो कुछ अभी देखते हैं, ये भी कुछ है। प्राचीन, हाँ भाई प्राचीन होगा। क्यों होगा प्राचीन, क्योंकि आधुनिक कोई चीज है, जैसे आधुनिक मतलब नई चीज है, तो वो उसके उसका अपोजिट उसका प्राचीन होगा, है ना। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक। समसामयिक ये नहीं होगा। अब इनका देख लेते हैं। समीचीन का क्या होगा, असमीचीन, है ना। आ इसके साथ आगे आ लगा देंगे, असमीचीन हो जाएगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन और आधुनिक दोनों का क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। और समसामयिक का असमसामयिक। समझ में आ गई बात, असमसामयिक। बच्चों समझ में आ रहा है ना, असमसामयिक। बात समझ में आई। आधुनिक या अर्वाचीन दोनों बातें एक ही हैं, ठीक। और उसके बाद बन गया प्राचीन। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर बोल रहा है, देखो वही आ गया क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कह रहा है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन याद रखिएगा, आधुनिक और अर्वाचीन कभी कभी ऑप्शन में दोनों लिखे रहते हैं, प्राचीन का पूछेगा तो अर्वाचीन का हमेशा क्या होगा, प्राचीन होगा। क्या होगा, प्राचीन होगा, याद रखिएगा, ठीक। और ये हो गया इसका आंसर, अर्वाचीन का क्या, प्राचीन। समझ में आ रही बात। चलिए सातवां नंबर क्या कह रहा है, सातवां नंबर बोल रहा है प्राचीन। अब देखिए सातवां नंबर कह रहा है प्राचीन का विलोम है। अब बताइए प्राचीन का विलोम। अब देखिए यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, आधुनिक भी लिखा हुआ है, अर्वाचीन। और अभी इससे पहले क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं, आधुनिक का भी हमने प्राचीन लगाया, अर्वाचीन का भी हमने प्राचीन लगाया। लेकिन अब प्राचीन का विलोम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे अर्वाचीन लगाएंगे, क्योंकि आयोग ने हमारे अर्वाचीन माना है, आधुनिक नहीं माना है, ठीक। समझ में आ गई बात। होता दोनों है लेकिन मोस्ट सुटेबल क्या होगा, चीन चीन, प्राचीन अर्वाचीन, ठीक। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हो गया। सातवां नंबर। अब बढ़ते हैं आठवें नंबर की तरफ। आठवां नंबर क्या बोल रहा है, आठवां नंबर कह रहा है अधुनातन। अधुनातन, अधुनातन इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं क्या, नूतन। क्या बोलते हैं, नूतन। नूतन और अधुनातन दोनों बातें एक ही है। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। और अधुनातन यहाँ देखिए लिखा हुआ, अधुनातन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुरातन। समझ में आ गई बात। अवनत का क्या होगा, उन्नत, है ना। उन्नत का अवनत, है ना। और उन्नत हो जाएगा अवनत। तो यहाँ पे अधुनातन क्या बन जाएगा, अधुनातन बन जाएगा नूतन। और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, पुरातन, ठीक है। और एक चीज और, अद्यतन का होता है प्राचीनतम। क्या हो जाएगा, प्राचीनतम। इसका ये अपोजिट होता है। क्लियर हो गई बात। अद्यतन का प्राचीनतम, अवनत का उन्नत, सनातन का, सनातन तो एक अलग चीज हो गई, पुरातन किसका बनेगा, अधुनातन का। क्लियर हो गई बात। चले आगे बढ़े, नवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन, नूतन आ गया। नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन का विलोम होगा पुरातन। समझ में आ गई बात। वही चीज बाद में फिर आ गई, हमने अभी आपको बताया था, है ना, अधुनातन और नूतन, उसकी सबकी बात क्या है, पुरातन, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या होगा, पुरातन। प्राचीन का क्या होगा, अर्वाचीन, यहीं पे लगा हुआ है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वां क्या कह रहा है, हाँ 10वां कह रहा है गौरव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव, गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा, गौरव मतलब बड़ा, लाघव मतलब छोटा। तो ये हो गया लाघव, इसका क्या होगा, विपरीतार्थक। समझ में आ गई बात। वैभव, वैभव का होता है दरिद्र,
वैभव का क्या होगा? दरिद्र, है ना। पराभव का क्या होगा? विभव। पराभव का क्या होगा? विभव। निर्मोह का कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? इतना समझाया। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। क्वेश्चन आए तो किस पे टिक करना है? लाघव पे टिक करना है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नैसर्गिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक जो होता है इसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। और प्राकृतिक इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है? अनुर्वर, अनुर्वर यानी उर्वर। जो उर्वर होगा उसका अनुर्वर होगा। आविर्भाव इसका हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ये सब आगे हो सकता है मिल जाए आपको क्वेश्चन। और इस उसके बाद प्राकृत का अप्राकृत। क्या हो जाएगा? अप्राकृत। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये लिखे हुए हैं लेकिन ये सब कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, लेकिन आपका इसको भी देखना है। ये हो गया अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, प्राकृत का अप्राकृत, कृत्रिम किसका हो गया? नैसर्गिक का। समझ में आ गई बात? चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, वही बात कह रहा है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम है तो नैसर्गिक का वही हो जाएगा कृत्रिम। स्वर्गीय का क्या हो जाता है? नारकीय। और ये प्राकृतिक का अप्राकृतिक या ये नैसर्गिक उसी का बना हुआ है, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक, तो ये इसी का ही है। और संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गई बात। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अभी आपने देख ही लिया। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का जो जो उचित अर्थ होगा उसका विलोम क्या बनेगा? अनुग्रह का विग्रह। क्या बनेगा? विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का क्या बनेगा? विग्रह। आग्रह का क्या बनेगा? अनाग्रह। क्या बनेगा? अनाग्रह। ठीक, और परिग्रह का अपरिग्रह। ठीक है, और संग्रह का त्याग होता है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। 13वां हो गया। चलते हैं 14वें की तरफ। वही है आग्रह का अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ठीक, वही अभी आपने जो सॉल्व किया वही इसमें ऑप्शन है, अनुग्रह का विग्रह। ठीक, चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर पे आते हैं। इसमें वही बात है, फिर कह रहा है इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक, चलिए 16 नंबर सदाचार। सदाचार का देखिए, सदाचार, सदाचार का विलोम, सदाचार का विलोम है। सदाचार का क्या होगा? आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। क्या होगा? कदाचार। सदाचार करोगे तो फिर कदाचार करोगे, है ना। आचार का, आचार का अनाचार। क्या हो जाएगा? अनाचार। जो बताने वाले हैं वो हम आपको सब बताएंगे। ये कदाचार हो गया। अपराध का निरपराध, निरपराध, है ना। अन्याय का न्याय। ये सब क्या है? ये इनके अपोजिट हैं, इनके विलोम है। समझ में आ रही बात? देखिए थोड़ा सा बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इनकी पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ और भी क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको स्किप नहीं किया। क्यों नहीं स्किप किया? क्योंकि भाई अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों के अलग अलग इसमें मिल गए, इस वजह से हमने इसको डाल दिया। ठीक, ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए स्किप नहीं किए हैं और आपके लिए ये हमने रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। हाँ, 17 नंबर क्या कह रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। सही युग्म, सही युग्म क्या होगा? आपत्ति, आपत्ति का विपत्ति, है ना। अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत।
तो देखिए इसमें इसमें समझते हैं आपत्ति, आपत्ति और एक हो गया विपत्ति, ठीक। उसके बाद आवर्षण, सबको मैं लिख लेता हूं क्योंकि सबके आपको जानना बहुत जरूरी है। आवर्षण, एक हो गया अनावर्षण, अनावर्षण, ठीक। एक हो गया गणतंत्र, एक हो गया आदृत। देखिए ये हो गए कुछ आपके पास। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं, ठीक है। आठों के अपने अलग अलग, 8 1 2 छोड़ करके बाकी सबके लगभग अपने अलग अलग विलोम हैं। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। आपत्ति में, आपत्ति का क्या होगा, आपत्ति का होगा अनापत्ति, क्या होगा अनापत्ति। विपत्ति का क्या होगा संपत्ति, ठीक। आवर्षण का क्या होगा वर्षण, ठीक। अनावर्षण का क्या होगा, आवर्षण का हो जाता है आवर्षण का, आवर्षण का अनावर्षण, आ बड़ा और आवर्षण है ये, उसका वर्षण हो जाएगा और अनावर्षण का आवर्षण हो जाएगा। समझिएगा बात यहाँ पे, ये दोनों अलग हैं, ये इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन डालता है। ये आवर्षण का वर्षण हो जाएगा और अनावर्षण का आवर्षण होगा, ठीक। गणतंत्र, गणतंत्र का क्या होगा, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, क्या होगा राजतंत्र। और आदृत का होगा अनादृत, क्या होगा अनादृत। समझ में आ गई बात। देखिए ये सारे, ये सब विलोम इनके सबके अपोजिट हैं और सबके अलग अलग हैं, तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब इसमें एक सही युग्म है, तो इसमें आदृत का यहाँ पे तिरस्कृत लिखा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि इसमें जो है सही युग्म दिया ही नहीं है। आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, ठीक। आवर्षण का अनावर्षण नहीं होगा, गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होगा, है ना। गणतंत्र और जनतंत्र बात एक ही, आदृत का होता है अनादृत। तो ये इसमें जो ऑप्शन है वो मतलब सही नहीं है, लेकिन हमने आपको सारे विलोम बता दिए, वो आप हिसाब से अपने देख लेना, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कह रहा है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है आवर्तक, आवर्तक क्या होगा अनावर्तक, क्या होगा अनावर्तक, ठीक। ये हो गया इसका, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं, लिख करके हम बताते हैं आपको। प्रवर्तक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको एक एक करके समझना है, क्योंकि अगर आप इनको समझेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे और ये कई बार पूछे गए, इसलिए मैं इन पर जोर दे रहा हूँ बच्चों। बाकी तो सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक। जो क्वेश्चन जोर वाले हैं, जिन पे मैं जोर दे रहा हूँ, उनको आप समझ लीजिए, है ना। आवृत और प्रकर्षक, और कोई है आवर्तक प्रकर्षक, ये हो गए आपके, ये हो गया प्रवर्तक का अप्रवर्तक, ठीक। आवृत का अनावृत और प्रकर्षक का अप्रकर्षक, ठीक। ये हो गए आपके इसके क्या विलोम। समझ में आ गई बात। 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं आगे। 19 नंबर वही कह रहा है, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा, आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर फिर वही क्वेश्चन है, देखिए आवर्तक का अनावर्तक, यही हो गया इसका आंसर। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, 21 नंबर देखिए कह रहा है अमृत का, अमृत का विलोम है अमृत। अब जैसे अमृत है कोई चीज, है ना, अमृत है तो उसका अपोजिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए जब वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से क्या क्या चीजें निकली थी, अमृत निकला था, विष भी निकला था, है ना। तो विष को किसने ग्रहण किया, शंकर जी ने।
अमृत को किसने ग्रहण किया? देवताओं ने, और 2 लोग और थे राक्षसों में, नाम बताना कमेंट करके। राक्षसों ने भी थोड़ा थोड़ा घूंट मार लिया था। 2 राक्षस थे जो आज भी क्या करते हैं, तहलका मचाते हैं। किसके साथ? शनिदेव जी के साथ। कौन है वो? कमेंट करके बताना, है ना। अमृत, अमृत का क्या होगा? अमृत का होगा बच्चों विष होगा। अमृत का क्या होगा? विष होगा। और मधुर का क्या होगा? मधुर का क्या होगा? कटु होगा। क्या होगा? कटु। और पीयूष भी किसका है? विष का है। पीयूष भी विष का ही विलोम है। समझ में आ गई बात। और अर्क, इसका कोई विलोम नहीं है। अर्क मतलब किसी चीज का वो होता है, तो जब जैसे निकालते नहीं है किसी चीज को, एकदम उसको निचोड़ दिया तो वो अर्क निकलता है, वो चीज है। तो ये हो गया कुछ आपका ये 3 तरीके से। 21 नंबर समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है? 22 नंबर कह रहा है निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। निश्चित का अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। जो चीज निश्चित है वो अनिश्चित होगी, जो चीज उचित है वो अनुचित होगी, है ना। जो चीज निर्मित है वो अनिर्मित होगी। ठीक है, निषिद्ध का क्या हो गया? विहित हो गया। समझ में आई बात। 23 नंबर बढ़ते हैं। निषिद्ध का वही फिर वही क्वेश्चन है, ये हो गया विहित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24 नंबर भी वही बोल रहा है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है। समझ में आ रही बात। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है। कई बार पूछने का कारण भी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निषिद्ध में सिद्ध लगा देंगे, शुद्ध लगा देंगे, है ना। विहित पे किसी का दिमाग नहीं जाता है। विहित थोड़ा सा अलग है, लेकिन निषिद्ध का शुद्ध विलोम क्या होगा? विहित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम। अभी अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन, पीछे देखिए, ये बोल रहा है उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। उपयुक्त, उपयुक्त में आप ये है निषिद्ध में निश्चित लगा दोगे, ज्यादा दिमाग चला दोगे, उचित लगा दोगे, है ना। ऐसे ही देखो इसमें भी वैसे ही करके पूछा। निषिद्ध में सिद्ध लगा देता है आदमी, क्या उपयुक्त तो यही होगा सबसे बढ़िया। सिद्ध, निषिद्ध, सिद्ध हो रहा, नहीं सिद्ध मतलब नहीं सिद्ध हो रहा, लेकिन नहीं, इसका असली मतलब क्या है? विहित। क्या होगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? विहित। ठीक, क्लियर हो गई बात। 24 नंबर में भी वही क्या है? विहित। ठीक, अब आ जाते हैं 25 नंबर में। 25 क्या बोल रहा है? 25 क्या बोल रहा है? 25 कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब आपको पता है? शुष्क मतलब क्या? गर्म, है ना। तो जो चीज शुष्क है तो उसका क्या होगा? यानी शुष्क है तो वो उसकी हो जाएगी आर्द्र। क्या हो जाएगी? आर्द्र। सही है, बिल्कुल सही है। 25 का क्या हो जाएगा? आर्द्र। और उसके बाद उष्ण का क्या हो जाएगा? शीत। ये इसका विलोम है। क्या है? उष्ण का क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। शिष्ट अशिष्ट, शिष्ट अशिष्ट। ठीक, उष्ण का शीत या शीत का उष्ण, शुष्क का आर्द्र। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए नहीं का पहला क्वेश्चन आया है। मैं हर बार बोलता हूँ कि नहीं आ जाए तो उसके ऊपर रेक्टेंगल लगा लो या उसके अंडरलाइन कर लो, जैसा आप मार्क करना चाहते कर लो, क्योंकि नहीं का मतलब क्वेश्चन को पूरा उल्टा कर देता है। ठीक, अभी आपको स्थूल का मतलब एक चीज मिल जाएगी और बस उसी पे टिक कर दोगे। स्थूल का मतलब सूक्ष्म मिल गया हमको। ठीक, तन्वी, तन्वी भी होता है स्थूल का। दुर्बल, ये भी स्थूल का विलोम है। लेकिन शाश्वत, शाश्वत नहीं है। तो क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा शाश्वत, डी वाला जो स्थूल का विलोम नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी, सूक्ष्म मतलब छोटा, तन्वी मतलब छोटा, दुर्बल मतलब बहुत छोटा। दुर्बल कह लो, जैसे आदमी दुर्बल कब होता है? कि बहुत छोटा होता है तभी दुर्बल होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये स्थूल का हो जाएंगी। और शाश्वत का क्या हो जाएगा? शाश्वत अलग हो जाएगा, इसलिए ये जो है इसमें नहीं आएगा, ये इसका विलोम नहीं है। ठीक, अब आते बढ़ते हैं 27 नंबर। कह रहा है, क्या कह रहा है? पृथक। पृथक का सही विलोम बताना है। सही, कितना जोर दिया है क्वेश्चन पे, सही विलोम बताना है। अब सही विलोम क्या होगा? सही विलोम बच्चों होगा पृथक। अगर कोई चीज पृथक हो रही है ना, तो वो एकत्र हो रही होगी, लेकिन नहीं, एकत्र नहीं होगी, सुगठित नहीं होगी, थकित क्या होगी? संयुक्त होगी।
शुद्ध अर्थ क्या निकलेगा? संयुक्त। समझ में आई बात? कोई भी चीज अगर पृथक है तो उसका शुद्ध जो होगा वो क्या निकलेगा? संयुक्त होगा। ठीक, आगे बात। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम। उपयोग अभी मैंने चर्चा करी थी शुरुआत में ही, तो उपयोग क्या क्या होगा? अनुपयोग हो जाएगा, अनुपयोग। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन हमें निरुपयोग भी दिख रहा है, तो निरुपयोग भी हो जाएगा बच्चों। उपयोग का अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये दोनों सही है, बी और भी होगा और डी भी होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, उपयोग का अनुपयोग भी होता है और निरुपयोग होता है। अगर आपको निरुपयोग दिख जाए तो वो भी सही है, अनुपयोग दिख जाए तो वो भी सही है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है ताकि आप देख लो, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं और इसमें दोनों आए हैं। तो इसमें आयोग ने तो डी माना था अनुपयोग, लेकिन बाद में इनको क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि बी और डी दोनों होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? पूरी बात देखो बता देता हूं मैं स्पष्ट तरीके से आपको, कतई जो भी है सारा बिल्कुल सब खोल के दिखा दिया है मैंने कि इसमें क्या क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है? 29 नंबर कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों में एक गलत युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, है ना, युग्म मतलब जोड़ा जो है वो गलत जुड़ा हुआ है। तो एक गलत जुड़ा है, बाकी तीन तो सही जुड़े होंगे। तो हम चलो देख लेते हैं। दक्षिणावस्था वामावस्था, है ना, वामावस्था दक्षिणावस्था, तो आपने पढ़ा होगा, तो ये तो एकदम सही है, तो ये तो सही हो गया। उद्यम निरुद्यम, उद्यम निरुद्यम नहीं, उद्यमी निरुद्यम। उद्यमी होता है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा उद्यमी। तो यही युग्म क्या हो गया? गलत हो गया, तो यही होगा सही। विधि निषेध पढ़ा हुआ है, बर्बर सभ्य, कोई चीज बर्बर है तो सभ्य है, विधि है तो निषेध है, तो क्या हो जाएगा? उद्यमी और निरुद्यम। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है? 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित दृष्टि से, अब देखो क्या पूछा इसने। अब इसने कहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध मतलब सही युग्म है, यानी एक शुद्ध होगा बाकी तीन गलत होंगे। तो शुद्ध युग्म देख लेते हैं। संयुक्त, अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो यही शुद्ध होगा। बाकी चेक कर लेते हैं और भी। संयुक्त संधियुक्त, संधिहीन का होता है संधि युक्त। अभ्यस्त अनभ्यस्त, है ना, अज्ञ अनज्ञ, अनभिज्ञ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना इसका जोड़ा बनना, ना इसका ना इसका ना इसका, इसका भी नहीं इसका, तो किसका बन गया? अल्पज्ञ का बन गया बहुज्ञ। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, 30 नंबर क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, कौन सा नंबर है? 31। चलिए, बोल रहा है विलोमार्थक। देखो, अब देखो यहाँ पे विलोमार्थक, अरे भाई साहब रुक जा मालिक। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, तो एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा है? देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सचल और चल। सचल और चल तो बात एक ही, चलना और सचल साथ चलना। लेकिन यहाँ अगर अचल होता तो ये शुद्ध होता, तो ये क्या हो गया? गलत। निरपेक्ष सापेक्ष, है ना, मौलिक अनुदित। मौलिक का होता है अमौलिक, तो ये भी ये भी अशुद्ध हो गया भाई। मौलिक का अमौलिक होता है, अनुदित नहीं होता है। और बंधन का मोक्ष, एकदम परफेक्ट बात है। हम अभी बंधन में हैं, किसके बंधन में? अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी इंद्रियों की, किसमें है? बंधन में। इंद्रियों ने हमको बांध रखा है, हमें अपने अंदर समेट रखा है। हमारी जो इंद्रियां चाहती वही करते हैं। अभी जवान लपलपाएगी, अरे चलो मोमोज खाते हैं चल के, बस गए भैया, मोटरसाइकिल उठाई और खाया है। लड़कियां भी कम नहीं, लड़कियां तो ज्यादा ही, गोलगप्पे बतासे खूब चल रहे हैं। शाम को खाना नहीं खाना है, क्या खाना है? बढ़िया एकदम जीभ लपलपाई और खाने निकल गए। तो ये सब चीजें भाई अवॉइड करनी है। अभी तुम क्या हो, उसके बंधन में बन चुके हो, उस बंधन से निकलना है। किसको प्राप्त करना है? मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? सबसे परे, शून्य अवस्था में पहुंच जाना, कि किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी अवस्था में एकदम परफेक्ट है ना। तो बंधन से मुक्त हो जाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो। मोक्ष कैसे मिलेगा? नौकरी मिल जाएगी तो मोक्ष ही है, और क्या है। अभी तो बंधन में हो, अभी माता पिता के खा रहे हो, है ना। जिस दिन नौकरी पा जाओगे, उस दिन अपने जेब में आने लगेगा, उस दिन अपना खाओगे, फिर 10 लोगों को और खिलाओगे, तो उसके जलवे आ रही हैं यार। चलो देखो, बंधन और मोक्ष, तो यहाँ मौलिक और अमौलिक ये भी अशुद्ध है, तो ए और सी दोनों अशुद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
अब आंसर कुछ भी हो पता नहीं, लेकिन ए और सी दोनों अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़े। 32 देखते हैं क्या बोल रहा है। 32 बोल रहा है प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक होगा। प्राची का क्या हो जाएगा? प्रतीची। क्या हो जाएगा? प्रतीची। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, प्राची प्रतीची, है ना, प्राची का प्रतीची। ठीक, आगे बढ़े हैं। 33 देखिए, 33 क्या बोल रहा है? 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। सही शब्द युग्म, सही शब्द मतलब सही देखना है क्या है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष होता है ना। जारज का औरस होता है, ये सही है, शब्द युग्म सही है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है। आप किसी चीज को आवाहन करेंगे तब उसके बाद उसका विसर्जन होता है। आवाहन मतलब जैसे हमने क्या किया, गणेश जी को आवाहन किया, है ना। जब गणेश चतुर्थी आती है फिर उसके बाद जो भी 10-12 दिन 15 दिन 14 दिन जो भी रखते हो आप लोग, रखने के बाद उसके बाद फिर उनको क्या करते हो? विसर्जन करते हो। तो वो उनका पहले आवाहन होता है, फिर क्या होता है? विसर्जन होता है। तो ये भी युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही है? जारज का औरस सही है। क्लियर हो गई बात। चलिए 33 हो गया। 34 देख लेते हैं। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम, ओहो, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म बताना है। तो पहले देख लेते हैं। इप्सित का अभिस्पित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ना लगता है, भा नहीं लगता है। अमित का समित नहीं होता है। सही युग्म क्या होगा? हया का बेहया। अघी का निरग, अघ का निरग होता है। किसका होता है? अघ का निरग होगा, अघी का निरग नहीं होगा। तो हया का बेहया ये जो है युग्म सही युग्म है। ठीक, समझ में आई बात। 34 नंबर। अब बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 क्या बोल रहा है? 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह कौन सा है? हमने कहा मौन का मुखर, जो आदि मौन होता है उसके बाद उसका अपोजिट मुखर होगा। ये तो बात सही है, चलो ये सही। शानदार दृष्टि से युग्म गलत देखना। शानदार का शर्मनाक, अगर कोई व्यक्ति शानदार है, कोई कॉन्फिडेंस में है, कोई शर्मनाक है, कोई बोल ही नहीं पाता है, कोई कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है, तो ये भी सही है। बराबर का शब्द अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये भी सही। अनुचर का परिचर, है ना, तो यही युग्म क्या है? गलत है। क्या है ये? युग्म जो है गलत है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। 36 देखिए क्या कह रहा है। 36 कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। एक गलत है, वह है। अब एक गलत है, वो कौन सा है देखते हैं। अमित का परिमित बिल्कुल होता है। सत्कार का तिरस्कार बिल्कुल होता है। आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं। आच्छादित का होता है अनाच्छादित। क्या होता है? अनाच्छादित। क्या होगा? अनाच्छादित। सुख का दुख होता है। तो यही क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। 36 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं क्या है। 37 क्या बोल रहा है? इनमें से विलोम शब्दों में एक गलत युग्म है। अब इसमें भी एक गलत युग्म होगा, वो क्या होगा देखते हैं। गलत युग्म क्या है? आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। देखिए अभी मैं ये सारी चीजें पढ़ के आए हम लोग। विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण होता है, अपराधी का निरपराधी होगा, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। या इसका एक और होता है, इसको बोलते हैं अवसान। तो ये भी हो सकता है। तो विभाव तो नहीं होगा, है ना, अविभाव का विभाव होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे गलत युग्म क्या है? ये 37 का ए नंबर हो गया। ठीक, आगे बढ़े। चलिए 38 नंबर देखते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो क्या होगा? तिरोभाव। विभाव अनाविर्भाव, इनका सबका इनसे नहीं होगा। क्या होगा? आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, दोनों हो सकते हैं। चलिए
39 देखते हैं क्या है, सरल। इनमें से देखिए 39 क्या बोल रहा है, 39 कह रहा है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। नहीं के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन लगानी है, रेक्टेंगल करना है। तो सरल का वक्र होता है, कुटिल होता है, कठिन होता है, विरल नहीं होता है, विरल नहीं होता है। विरल होगा जो वो क्या होगा, इसमें से गलत होगा या नहीं होगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर। सरल का विलोम क्या होगा, सरल का विलोम कठिन होगा, है ना, सरल का विलोम कठिन होगा, ये वही बात आ गई। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम जो है शब्दों का सही युग्म है। अब सही युग्म देखना है, आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का क्या होता है, अनाग्रह होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता है, गणतंत्र का हमने बताया राजतंत्र होता है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। थोक का परचून नहीं होता है, परचून की दुकान पे थोक मिलता है, या थोक का क्या होगा, फुटकर हो जाएगा। तो आकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा। आग्रह का अनाग्रह, है ना, गणतंत्र का राजतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही है। थोक का फुटकर होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए 41 समझ में आया, अब बढ़ते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म एक सही युग्म है। अधिष्ठित का अनाधिष्ठित होता है, आस्था का अनास्था होता है, ये गलत, ये गलत, है ना। असूया का अनसूया, ये सही है, असूया का अनसूया, है ना। तो ये हो गया सही आंसर, प्रमुख अभिमुख नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 43। 43 कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब गलत देखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तभी आप क्वेश्चन को अच्छे समझ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, एक युग्म गलत है, बाकी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। देखते हैं वो कौन सा है। विधि का निषेध हमने भी पहले पढ़ा। आवाहन, हमने कहा था आवाहन व विसर्जन, गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। आग्रह का अनाग्रह होता है, यही गलत है। अमी का हलाहल बिल्कुल सही है ना। तो ये हो गया आग्रह का अनाग्रह, जो कि गलत है। समझ में आ गई बात। 44 देखते हैं, 44 क्या है, 44 कह रहा है इसमें से सही युग्म है। अब देखिए विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म देखना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही युग्म क्या है, आकीर्ण का विकीर्ण, सही है, यही सही है भाई, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। और चेक कर लेते हैं, इप्सित का अभिस्पित होता नहीं है, अनिस्पित होता है। ठीक, आद्रत का निराद्रत, ये तो सही हो गया, तो सही युग्म है। तो ए और सी दोनों सही। दोष का होता है गुण, सदोष तो होता नहीं। तो ये देखो भैया दोनों इसमें सही है। अब ऑप्शन देख लो, आप समझ लो इस चीज को, विलोम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आद्रत भी सही होगा, अनाद्रत निराद्रत, और आकीर्ण का विकीर्ण होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है, उपत्यका, उपत्यका का विलोम होगा अधित्यका। क्या होगा, अधित्यका। ना अनुत्यका, ना उचत्यका, ना अपत्यका, क्या होगा, आदित्यका। क्या होगा, आदित्यका। समझ में आ गई बात। चलिए 46 देखते हैं। 46 कह रहा है निम्नलिखित में से अनग का, अनग का विलोम है। अनग, ये निरग का अग, अग का निरग, अधिक अध का निरग होता है। निष्पाक का पाप होता है। कृति का आकृति होगा। अगी का अनघी, इसका भैया अनग का अग, अग होता है, अग का अनग होता है, अग का अनग भी होगा, निरग भी होगा। इसका जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन, इसमें कोई नहीं है। क्लियर होगी बात, हमने सारे आपको ऑप्शन बता दिए, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। ठीक, मैं वो भी लिख दिया हूँ आपको, ताकि और एक चीज और है, आपको सारी चीजें समझा भी दे रहा हूँ। ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, जो चीजें हैं वो सब सामने है ना। चलिए 46 हो गया, 47 देख लेते हैं। स्तब्ध, 47 में स्तब्ध, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध के लिए अनस्तब्ध नहीं होता है, अस्तब्ध होता है, याद रखिएगा, अस्तब्ध होता है। अनस्तब्ध, ना प्रारब्ध न लब्ध, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, अस्तब्ध होगा। 47 हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 क्या बोल रहा है। 48 कह रहा है उत्तरायण,
उत्तरायण का क्या होगा, उत्तरायण होगी कोई चीज तो उसका क्या होगा, दक्षिणायन होगा। क्या होगा, दक्षिणायन होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 49 पे। ये कह रहा है उत्तरायण का, आ जाओ भाई, उत्तरायण का उत्तरायण का विलोम क्या होगा, उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। क्या होगा, दक्षिणायन। ठीक, उत्तरायण का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 क्या कह रहा है, 50 बोल रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म क्या होगा, विशेष का आशेष नहीं होता है। विपत्ति का हमने आपको बताया था, आपत्ति विपत्ति संपत्ति सब लिख के बताया था। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, स्वतंत्रता का पराधीनता होगा, है ना। वक्र का ऋजु जो सही युग्म है वो क्या है, वो है वक्र का ऋजु। ये हो गया आपका एकदम सही आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। मनुष्य का सबसे जो जो गलतियां होती हैं, जिस गलतियों से कहते नहीं हमने एक्सपीरियंस लिया है। एक्सपीरियंस का एक्चुअल मतलब पता है आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में जो जो चीजें करी हैं उसमें गलतियां करी हैं या सही चीजें करी हैं, उसको हमने क्या किया है, सीखा है, और उसी सीखों से हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। देखिए मैं आपसे सिर्फ सीधी बात एक ये कहता हूँ कि आप गलतियां करिए, गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दोबारा वो गलती करी तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद गलत हैं। दोबारा गलती, पुनरावृत्ति गलतियों की हो रही है, इसका मतलब आप गलत हैं। तो इसलिए अपने अपने आप को सही करने के लिए आपको गलतियां करनी होंगी, नो डाउट, लेकिन एक गलती की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अगर आपने पुनरावृत्ति करी तो इसका मतलब आप अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हैं, और आप अपने अपने जो आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखार नहीं पा रहे हैं। व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। सपोज दैट आज हमने कोई काम किया या हमने कुछ चीजें ऐसे करी जिससे हमें लगा कि हाँ इसमें कुछ गलती है, और उस गलती से हमने क्या की, सीख ले ली कि भाई ये काम जो अगर मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो यहाँ पर ये गड्ढा है, हम थोड़ा इधर से निकल जाएंगे। बार बार गाड़ी उसी में थोड़ी ना डालेंगे। अगर हम बार बार उसी में गाड़ी डाल लें इसका मतलब हमने अपने आप दिमाग से कुछ नहीं सोचा और उसी में घुसे चले जा रहे हैं, उसी में बार बार उसी से निकल रहे हैं, उसी से निकल रहे हैं, उसी में गच्चा खा रहे हैं। तो इसलिए उससे गच्चा नहीं खाना है। आपको जब पता चल गया यहाँ पे ऐसा गड्ढा है, यहाँ पे ऐसा माहौल है या यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिससे हम गलती कर सकते हैं, तो हमें उसको सीख लेना है, उससे बच के निकल लेना है। इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि कहते नहीं कि आत्मा हमारी ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही सब कुछ व्याप्त है। तो हमको अपने अंदर से ही मतलब क्वेश्चन करना चाहिए और उसका आंसर लेना चाहिए। अगर इंसान अपने अंदर से क्वेश्चन कर रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कोई काम आगे हो रहा है, कुछ ऐसा चीजें हो रही, तो आपका दिमाग, आपकी जो अंदर का जो मन है वो बता देगा कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको खुद महसूस हो जाएगा। तो इसलिए ईश्वर ने खुद आपको गलत सही का को डिसाइड करने के लिए खुद बनाया हुआ है। तो आपको खुद महसूस करना है यार कि कैसे हमें उसको गलत को सही करना है, सही को और सही करना है, ताकि हम अपनी चीजों से, गलतियों से सीख सकें, अपने एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकें। और जीवन में अगर आपके अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। हमारे बुजुर्ग जो थे वो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें बता के गए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें कह के गए हैं कि जिससे हम उनसे सीख रहे हैं, और वो बुजुर्ग हमारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज एक्सपीरियंस करी है तभी तो हम आज उसका उसका उपयोग कर पा रहे हैं। सपोज दैट पहले बैल चलते थे, है ना, खेतों में बैल चलते थे, आज हम ट्रैक्टर चला रहे हैं और हम और अच्छी अच्छी उन्नत मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में। अब बताइए, ये तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ही तो है। भाई एडिसन ने बल्ब बनाया तो एक दिन में तो बनाया नहीं, उसको बनाने में उसको कितने दिन लगे, सालों लग गए ना, सालों लग गए, कितने बल्ब उसके फ्यूज हुए उसके बाद तब जाके एक एडिसन ने बल्ब बना पाया। आज हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में देखो कितने मिनट में बन जाता है, मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट में एक बल्ब बनता है, तैयार हो जाता है। तो बताइए ये एक्सपीरियंस ही तो है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी काम आएगा। आप कुछ ऐसी चीज बनाइए, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, किसी ने मोबाइल की पहले तो सोचा होगा, तो उसने बनाया, उसने उस चीज को किया और आगे चल के हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आज उससे विभिन्न चीजों का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गलतियों से सीखना है। और अच्छा शिक्षक, मैंने इसीलिए ये डाला है कोट कि अच्छा शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। अगर आपने गलतियों से सीख लिया तो आपसे महानतम आदमी कोई नहीं हो सकता। दोस्तों
इतना जीवन में ध्यान रखिए, किसी को मत सताइए, अपने बड़े, अपने गुरुजनों, अपने जितने भी प्यारे भाई बहन जो भी हैं उनका सम्मान करिए। जीवन पता नहीं क्षणभंगुर होता है, कब क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए अपने एक एक क्षण को इंजॉय करिए, आनंद लीजिए, उसका मनोरंजन कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। अपने काम में लगे रहेंगे, सतर्कता से लगे रहेंगे, ईमानदारी से लगेंगे, वफादारी से लगेंगे, तो ऊपर वाला भी आपको प्यार करेगा और आपके लिए और नए नए रास्ते खोलेगा। इसी के साथ मैं अपने क्लास को आज की विराम देता हूं। अगली सीरीज में हमें लेकर के आऊंगा 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। तब तक देखते रहिए मैराथन कंपटीशन क्लासेस और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू क्लास, जय हिंद दोस्तों।